नमस्कार दोस्तों, ये है मेरा CARC आईजीएस रेगुलेशन 23 का प्रिलिमिनरी का पार्ट 3। हम इसमें जो हमारी बची हुई डेफिनेशंस थी, उनको कवर करेंगे। फिर हमारा लोड मीन्स यहाँ पे कोई भी कंज्यूमर है, अगर उसकी कोई भी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज है, वो एक्टिव, रिएक्टिव या पेरेंट पावर किसी भी तरह का कंजम्पशन कर रही है, तो उसको हम लोड बोले जाएंगे, कितना उसका कंजम्पशन है। मैक्सिमम कंटिन्यूस सेटिंग बेसिकली यह किसी भी जनरेटर मैन्युफैक्चरर के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि उसके जनरेटर के आउटपुट पे कितना मेगावाट का आउटपुट मिलेगा, अगर उसका जो जनरेटर है वो रेटेड वैल्यूज पे ऑपरेट कर रहा है तो। मेरिट ऑर्डर मेरिट ऑर्डर्स का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि हमको इकोनॉमिक डिस्पैच करना है इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसके लिए हम लोगों ने जितने भी जनरेटिंग स्टेशन हैं उन सबका जो एनर्जी चार्ज है वो और उसका फिक्स कॉस्ट को सम करके एक मेरिट ऑर्डर बनाते हैं, जिससे कि जो जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो जो चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी है उसको सबसे पहले यूज किया जा सके। तो उसी ऑर्डर को यहाँ पे मेरिट ऑर्डर की बात की गई है। मिनिमम टर्न डाउन लेवल बेसिकली कोल पावर प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है कि जिस तरीके से अभी रिन्यूएबल एनर्जी हमारा डे टाइम में पीक पे रहता है, तो उस टाइम पे जो कोल प्लांट्स है उनको काफी लो लेवल तक जाना पड़ता है पावर के। तो उनको उतना ही हम कम कर सकते हैं जितने की उनका सस्टेन कर सके उनका जनरेशन, क्योंकि अदरवाइज हमको इवनिंग पे जब हमारा रिन्यूएबल चला जाएगा तो वापस से रैंप अप करना पड़ेगा। तो वो जो मिनिमम लेवल रहता है किसी भी पर्टिकुलर प्लांट्स का, उसी को हम मिनिमम टर्न डाउन लेवल बोलते हैं, कि जहाँ पे वो सस्टेन कर सके अपनी जनरेशन को। नाडियर फ्रीक्वेंसी अगर कोई भी डिस्टर्बेंस अगर ग्रिड में आ रहा है, तो उस टाइम पे ग्रिड का फ्रीक्वेंसी कितना नीचे तक जा रहा है उसको नाडियर फ्रीक्वेंसी बोले जाते हैं, और अगर अपर साइड कितना जा रहा है उसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बेसिकली इसको स्टडी इसलिए किया जाता है कि जिससे कंट्रोल सिस्टम को रोबस्टली डिजाइन किया जा सके। नेशनल ग्रिड नेशनल ग्रिड का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है जो भी हमारा इंटायर इलेक्ट्रिकल सिस्टम कनेक्टेड है हाई वोल्टेज विद हाई वोल्टेज बैकबोन्स पावर लाइन्स। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर एनएलडीसी, जिसका हमने बात किया था कि इसका प्राइमरी जो काम होता है वो शेड्यूलिंग को ऑप्टिमाइज करना होता है और ग्रिड रिलायबिलिटी को इंश्योर करना होता है। नियर मिस इवेंट का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है ऐसे इवेंट्स जो कि मतलब जहाँ पे मल्टीपल फेलियर तो हुआ है, बट उनके अंदर इतना पोटेंशियल था कि वो कंप्लीटली ग्रिड को फेल कर सकते थे या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में ब्लैकआउट कर सकते थे। बट ऐसा हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन सिस्टम ने टाइम पे काम किया है और जो टाइम पे एक्शन ले लिया गया था। बट उसके अंदर पोटेंशियल था कि वो डैमेज कर सकते थे, तो उसी इवेंट्स को नियर मिस इवेंट बोला गया है। नेट ड्रॉल शेड्यूल बेसिकली किसी भी रीजनल एंटिटी के लिए डिसाइड किया जाता है कि आपको आईएसटी जो हमारा इंटर जनरेटिंग ट्रांसमिशन सिस्टम है उससे आपको पावर मिलेगा, तो वो उसका आप कितना पावर ले सकते हैं, तो वो उसका नेट ड्रॉल शेड्यूल होगा। नेट इंजेक्शन शेड्यूल अगेन ये इसका वाइसन वर्सा होता है कि कितना किसी भी रीजनल एंटिटी को कितना इंजेक्शन करना है ईएसटीएस सिस्टम में। नॉर्मल स्टेट जैसे हमने बात किया था, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो 3 स्टेट्स में काम करता है, नॉर्मल, अलर्ट और इमरजेंसी। तो यहाँ पे नॉर्मल स्टेट में क्या होता है कि जितने भी उसके पैरामीटर्स होते हैं वो वेल विद इन द रेंज ऑपरेट करते हैं। ऑफ बार डिक्लेयर कैपेसिटी ऑफ बार डिक्लेयर कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 3 प्लांट है ए बी सी। ए का कैपेसिटी है 100, दो का बी का कैपेसिटी है 200, सी का कैपेसिटी है 300। अगर हमारे तीनों स्टेशन अगर चल रहे हैं तो हम हमारा बोलेंगे कि हमारा जो डीसी है, मतलब जो ओन बाय डिक्लेयर कैपेसिटी है, वो हो जाएगा 100 प्लस 200 प्लस 300 मतलब 600। उस टाइम पे अगर हम बात करेंगे हमारा जो ऑफ बाय डिक्लेयर कैपेसिटी कितना हो जाएगा, जीरो, क्यों? क्योंकि अभी तीनों प्लांट रनिंग में है। उस टाइम अगर हम बात करेंगे ऑन बाय इंस्टॉल कैपेसिटी कितना हो जाएगा हमारा, तो ऑन बाय इंस्टॉल कैपेसिटी हमारा जाएगा 100 प्लस 200 प्लस 300 मतलब 600। अगर हम बात करें कि कोई भी एक यूनिट इनमें बंद हो जाता है, सपोज उसमें से एक यूनिट है वो बंद हो जाता है, उस स्टेशन का हम वापस से डिफाइन करते हो उस स्टेशन का हमारा ओवर डिक्लेयर कैपेसिटी कितना हो जाएगा। ओवर मतलब क्या है हमारा, ए यूनिट का कितना था, 100, तो ओवर डिक्लेयर कैपेसिटी हो जाएगा 100। हाँ, पर इसमें प्रोवाइडेड है कि ए है वो हमने हमने बंद नहीं किया, हमारी रिक्वायरमेंट से वो ग्रिड ने बंद करवाया। बी है ओन बार डिक्लेयर कैपेसिटी कितना हो जाएगा हमारा 200 प्लस 300 दैट इज 500। ओन बार इंस्टॉल कैपेसिटी हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 200 प्लस 300 दैट इज 500। तो ये डिक्लेयर कैपेसिटी का मतलब है यहाँ पे। ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सब कमिटीज और ओसीसी बेसिकली जो हमारा आरपीसी होता है उसके ये 3 सब कमिटी से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा ऑपरेशन, दूसरा होता है हमारा टेक्निकल और तीसरा हमारा होता है प्रोटेक्शन। तो ये तीनों अपने रिस्पेक्टिव एरियाज को लुक आफ्टर करते हैं। ऑपरेशनल पैरामीटर्स का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको वेल विद इन द रेंज ऑपरेट करना होता है, जैसे वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और उसके अदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। पूल अकाउंट्स का यहाँ पे मतलब होता है कि अगर ग्रिड को स्टेबल हमको रखना है तो कई सारे मैकेनिज्म लेना पड़ते हैं जिससे कि हम पावर को अप या डाउन करना पड़ता है। तो अगर जब भी पावर को अप करना पड़ेगा तो किसी भी पर्टिकुलर जनरेटिंग स्टेशन से ही करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी या फिर उसमें जो उसका कुछ कॉस्ट रहेगा तो उसको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, एंड वाइस एंड वर्सा। अगर कुछ हमको कम करना पड़ रहा है तो हमको वहां से कुछ अर्निंग होगा, मतलब उसका एनर्जी बचेगा तो उसको कुछ पैसा बचेगा, और उसी टाइम पे अगर कोई डेविएशन करता है पर्टिकुलर मैकेनिज्म के अगेंस्ट तो उसको एज अ पेनल्टी
कोई इम्पोज़िशन अगर उस पेनल्टी लगाई जाएगी, तो उससे जो पैसा मिलेगा, ये सब पैसा एक कॉमन अकाउंट में डाला जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि कोई डेविएशन और हमारा एंसिलरी सर्विसेज़ हमारा मैकेनिज़्म है। इसमें अगर कोई एक स्टेशन ए है, अगर वो एक्सेस जनरेट कर रहा है ग्रिड को सपोर्ट करने के लिए, तो अब उसको पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? अब मान लीजिए उस टाइम पे अगर उसी मैकेनिज़्म के अंदर कोई ऐसा प्लांट है बी, वो डेविएशन कर रहा है अपने शेड्यूल से, तो उस पे पेनल्टी लगाई जाएगी। एक तो पैसा वहाँ से आएगा और एक पैसा वहाँ से आएगा। मान लो सी है, उसको शेड्यूल था बट उसको उसको एसेंशियल सर्विसेज के द्वारा उस शेड्यूल को कम किया गया है विलफुली। तो उसमें जो उसका एनर्जी चार्ज बचा है, वो वाला पैसा ये यहाँ पे जमा करेगा। तो इस वाले कॉमन पूल अकाउंट से इसको पैसा दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से ये बैलेंस बैलेंस का काम करेगा ये पूल अकाउंट। तो ये पूल अकाउंट का काम होता है। अब ये कौन-कौन से मैकेनिज़्म के लिए काम करता है? जैसे डेविएशन हो गया, एंसिलरी सर्विसेज हो गया, रिएक्टिव एनर्जी एक्सचेंज हो गया, कंजेशन चार्जेस हो। इस तरीके के जो मैकेनिज़्म होते हैं, उनमें कॉमन पूल अकाउंट से पैसा दिया जाता है। पुलिंग स्टेशन का मतलब ये होता है कि एक कॉमन सब स्टेशन रहता है, जो कि काफ़ी सारे लो वोल्टेज जो जनरेटिंग स्टेशंस हैं, उनको कॉमन कलेक्ट करके एक नेक्स्ट जो हाई लेवल वोल्टेज सिस्टम है, वहाँ पे पावर को सेंड करता है। तो ये एक तरीके से सिस्टम की रिलायबिलिटी और बेटर एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए इस तरह के सिस्टम को बनाया पुलिंग स्टेशंस को बनाया जाता है। पावर सिस्टम हम सब जानते हैं कि जो भी हाई वोल्टेज हमारा पावर ग्रिड कनेक्टेड है, उसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को पावर सिस्टम बोलते हैं। प्राइमरी रिज़र्व यहाँ पे बात हो रही है पावर के क्वांटम की इन टर्म्स ऑफ मेगावाट कि अगर कोई ग्रिड में डिस्टर्बेंस आता है तो सबसे पहले कितने क्वांटम का पावर मेगावाट हमारे पास अवेलेबल है एक्शन लेने के लिए, जिससे कि उसको वापस से ग्रिड की स्टेबिलिटी को रिस्टोर किया जा सके। प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट सब कमिटीज, जैसे हमने बात किया था कि ये आरपीसी का ही एक सब कमिटी होता है। क्वालिफाइड कोऑर्डिनेशन एजेंसी, बेसिकली यह एक तरीके का इंटरमीडिएटरी होता है जो कि काफ़ी सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग स्टेशन या फिर रिन्यूएबल हाइब्रिड जनरेटिंग स्टेशन है, उनके बिहाफ पे या फिर जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उनके बिहाफ पे या कोऑर्डिनेट करता है उन स्टेशंस की शेड्यूलिंग को लेके या फिर ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन से या फिर डिवीजन सेटलमेंट से लेके। रैम्प रेट का यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है कि पर मिनट हम कितना मेगावाट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। बेसिकली ये जनरली डिजाइन डिफाइन किया जाता है कोल प्लांट्स के लिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से इंटीग्रेशन करना है रिन्यूएबल्स का, तो उस टाइम पे उनकी रैंपिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए अगर इवनिंग की या फिर पीक लोड के टाइम पे बात करें। और अगर जब डे टाइम है, जब रिन्यूएबल काफी अवेलेबल है, तो उनको शार्पली डाउन करना है, जिससे कि ग्रिड में स्टेबिलिटी बनी रहे। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, पर यूनिट टाइम में फ्रीक्वेंसी कितना चेंज हो रहा है, यह हमारा रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। रेफरेंस कंटीजेंसी का मतलब ये होता है कि हमारे पास हमारा एक पावर सिस्टम बना हुआ है, उसमें उसको स्टेबल रखना है हमको, तो वो कितना रेज़िलिएंट है, मतलब उसमें कितना, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे पास 100 मेगावाट का मेरा पावर सिस्टम है अभी, मतलब 100 मेगावाट का मेरा ग्रिड है। उसमें स उसमें से अगर मुझे इसकी रेफरेंस कंटीजेंसी कितनी है, अगर वो मान लीजिए इसका 20 मेगावाट डिफरेंट कंटीजेंसी है, मतलब अगर इसमें से 20 मेगावाट का सडनली लोड अगर बढ़ जाता है या फिर सडनली लोड 20 मेगावाट का गिर जाता है, तो भी मेरा स्टेबल रहेगा। बट प्रोवाइडेड ये 20 मेगावाट का प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास कोई होना चाहिए जनरेटिंग स्टेशन। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए ये 100 मेगावाट का मेरा पावर लाइन है, अगर इसमें अभी जो लोडिंग हो रहा है, मान लीजिए वो 90 मेगावाट का है, मतलब 90 मेगावाट लोड है और वो बैलेंस चल रहा है अभी। अब मेरा 20 मेगावाट का कंटीन्जेंसी है, अब मान लीजिए कोई जनरेटिंग स्टेशन है, वो सडनली 10 मेगावाट का था, वो सडनली आउट हो जाता है। तो अब जो पावर है, वो तो 80 मेगावाट ही अब बची है, जो इंजेक्शन है, और जो ड्रॉल है, वो तो 90 मेगावाट है। बट मेरे पास 20 मेगावाट का था, मतलब मेरा सिस्टम तो स्टेबल रहेगा, बट मुझे इसको बैलेंस भी तो करना है। तो इस 20 मेगावाट को मुझे किसी मेरा जो रिजर्व्ड है, रिजर्व अवेलेबल है, उससे मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। मैं यहाँ से 10 मेगावाट इसमें से इंजेक्ट करवा दूंगा, तो मेरा वापस से 90 मेगावाट हो जाएगा, मेरा ग्रिड स्टेबल, मेरा इलेक्ट्रिक सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो ऑपरेटर को ये इंश्योर करना होता है कि ये जो 20 मेगावाट है, हाँ, इस 20 मेगावाट के लिए अवेलेबल जनरेटिंग स्टेशन है या नहीं। तो ये उसका रेफरेंट कंटीजेंसी, मतलब यहाँ पे जो नंबर हमारे ध्यान का है वो है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए रेफरेंट कंटीजेंसी नंबर कितना है, जैसे यहाँ पे 20 मेगावाट की बात कर रहे हैं, तो वो अवेलेबल भी होना चाहिए। रीजनल एंटिटी का मतलब ये होता है कि जो भी आईएलडीसी के कंट्रोल में होती है, जिसके अंदर उसका मीटरिंग या फिर जो भी एनर्जी का अकाउंटिंग होता है, वो उसी के अंदर किया जाता है। आरपीसी, रीजनल पावर कमिटी, बेसिकली ये रीजनल किसी भी रीजन के अंदर ग्रिड की स्टेबिलिटी और इसके रिलायबल ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रेट्रोस्टेट रिस्टोरेड स्टेट, मतलब कोई भी अगर मेजर अगर डेविएशन आता है या फिर कोई भी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ग्रिड में, तो उसके बाद जो भी रिस्टोरेटिव एक्शंस लिए जाते हैं, जिससे कि सिस्टम को वापस से स्टेबल किया जा सके, तो उस स्टेट को हम रिस्टोरेटिव स्टेट बोलते हैं। रीजनल एनर्जी अकाउंट बेसिकली यह यहाँ पे 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक स्टेटमेंट होता है जो कि जो रीजनल पावर कमिटी है वो रिलीज़ करता है। इसमें ये बताता है कि तुम्हारा आपका जो भी रीजनल के अंदर एंटिटीज़ अवेलेबल है, उन्होंने कितना एनर्जी कंज़्यूम किया है, जिससे कि उनका जो एनर्जी चार्ज है,
उसको एक तरीके से अकाउंट को सेटल किया जा सके। और जो रीजनल ट्रांसमिशन अकाउंट, इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी रीजनल एंटिटी है उसने कितना ग्रिड जो भी इनका ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें कितना एनर्जी इंजेक्ट किया है और ड्रॉ किया है, जिससे कि अगेन उनका जो एनर्जी चार्ज है और जो उसका जो लॉसेस है उसको कैलकुलेट किया जा सके। रीजनल ग्रिड का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि जो भी हाई वोल्टेज बैकबोन सिस्टम है जो कि किस इंटरकनेक्टेड है एक पर्टिकुलर फिजिक ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर सब स्टेशन और जेनेटिक स्टेशन से। रीजनल लोड स्पेस सेंटर, रीजनल जैसे हमने बात किया था कि जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए कितना पावर का डिस्पैच और उसकी शेड्यूलिंग को देखता है। रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेटिंग स्टेशंस, मतलब यह जनरेट स्टेशन पर्टिकुलरली जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं जैसे विंड हो सकता है, सोलर हो सकता है, उनसे उन पे ऑपरेट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है कि ये स्टोरेज के साथ हो, ये स्टोरेज के साथ भी हो सकते हैं, विदाउट स्टोरेज भी हो सकते हैं। रिन्यूएबल हाइब्रिड जनरेटिंग स्टेशन, यहाँ पे बस ये रहेगा कि कोई भी एक से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स रहेंगे एनर्जी जनरेशन के, जैसे कि सोलर प्लस विंड हो सकता है, सोलर प्लस बायोमास हो सकता है एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे भी कंपल्सरी नहीं है कि वो एनर्जी स्टोरेज के साथ हो, विद एंड विदाउट हो सकता है। रेजिलेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मेजर डिस्टर्बेंस अगर किसी भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आता है तो उस सिस्टम की क्या कैपेबिलिटीज है कि उसके जो डिस्टर्बेंस है उसका मैग्नीट्यूड को कम कर सके और जो उसका ड्यूरेशन डिस्टर्बेंस है उसको कम कर सके, और साथ ही साथ इस तरीके के जो मेजर्स ले सके जिससे कि वो वापिस से वो सिस्टम स्टेबल हो सके। तो उस सिस्टम को रेजिलियंट सिस्टम बोलते हैं। स्केड अकाउंट यहाँ पे स्केड का हम पहले मतलब समझते हैं कि स्केड क्या होता है। बेसिकली हमारा जो पावर डिस्पैच हो रहा है वो अगेन हमको चीपेस्ट पावर को ही सबसे पहले यूज़ करना है क्योंकि वो सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो चीपेस्ट पावर, बट हर बार हम चीपेस्ट को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं क्योंकि उससे जो नेशनल ग्रिड है उसकी सिक्योरिटी को डाउट आएगा। मतलब सिक्योरिटी उससे खतरे में आ सकती है। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिससे कि सिक्योरिटी कंस्टेंट इकोनॉमिक डिस्पैच, मतलब हम सिक्योरिटी को ध्यान में रख के चीपेस्ट पावर को यूज़ करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है सबका एक मेरिट रोटा बनाया जाता है। उसके बाद कौन-कौन से ऐसे जनरेटिंग स्टेशन है जो हाई जिनका चार्जेस है बट उनको शेड्यूल मिला हुआ है ड्यू टू सम एग्रीमेंट और ड्यू टू सम कॉन्ट्रैक्ट। तो उस टाइम पे जो हमारे लोड स्पेस सेंटर्स है वो क्या करते हैं कि उनसे शेड्यूल हटा के किसी ऐसी जनरेटिंग यूनिट्स को दे देते हैं जो कि जिनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज तो सेम है या फिर जो एनर्जी चार्ज में काफ़ी कम है, मतलब जिनका जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो कम है। तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्पैच होती है वो काफ़ी कम रेट की होती है। तो इससे में जो इकोनॉमिक डिस्पैच तो हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट वो साथ ही साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि जो इससे ग्रिड को कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब जो पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी है, जो क्वालिटी है, उस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सबसे पहली कंडीशन, तो फिर वो उस टाइम पे जो हाई एनर्जी चार्ज वाला जो जेनरेटिंग स्टेशन है, उसका शेड्यूल काट के इस लो एनर्जी चार्ज वाले स्टेशन को शेड्यूल दे देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एक कॉमन पूल अकाउंट बनाया जाता है। और जैसे कि जिसका शेड्यूल काटा गया और वो तो उसके बेनिफिशियरी से पूरा पैसा ले रहा है, तो उस टाइम पे उसको यहाँ पे पैसा सबमिट करना पड़ेगा, जो उसने लिया है। तो इस अकाउंट से जो जिस लो एनर्जी चार्ज वाले स्टेशन को वो दिया गया था शेड्यूल, उसको यहाँ पे कंपनसेट पैसा दिया जाएगा जो भी उसने एक्स्ट्रा जनरेशन किया है उसके लिए। और बट कुछ इंसेंटिव इसको भी दिया जाएगा कि हाँ आपने आपका शेड्यूल कम रखा था इसके लिए। तो इस तरीके से एक कॉमन पूल अकाउंट रहता है जिसमें कंपनसेट किया जाता है सभी का। सेकेंडरी रिजर्व ये अगेन यहाँ पे बेसिकली जो कितना मेगावाट क्वांटम का हमारा एक्शन में आएगा अगर कुछ ग्रिड डिस्टर्बेंस सस्टेन करता है प्राइमरी के बाद भी अगर वो कंट्रोल नहीं होता है तो। सेकेंडरी रिजर्व एंसिलरी सर्विसेज, जो एंसिलरी सर्विसेज के अंदर, मतलब जो सेकेंडरी हमारा रिजर्व है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करेगा, तो वो है हमारा सेकेंडरी रिजर्व एंसिलरी सर्विसेज। सेकेंडरी रिजर्व एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर मतलब ऐसे जनरेटिंग स्टेशन जो कि सेकेंडरी रिजर्व एंसिलरी सर्विसेज के लिए आइडेंटिफाइड किए गए हैं। सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट इकोनॉमिक डिस्पैच स्कैड, जैसे हमने बात किया था कि हमको सिक्योरिटी को ध्यान में रख के इकोनॉमिक पावर को यूज करना होता है। सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट यूनिट कमिटमेंट, मतलब अगेन जैसे यहाँ पे हम बात किया था कि हम यहाँ पे सिंपल सा ऐसा नहीं है कि जो जिसका इलेक्ट्रिसिटी चीपेस्ट है सिर्फ उसी उन प्लांट को चलाएंगे बाकी सबको बंद कर देंगे। बट जरूरी नहीं है ना कि जो पिटेड प्लांट्स है जिनका कैपेसिटी कम है, पिटेड प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम रहेगा, मतलब उनका चार्ज बहुत कम रहेगा। बट जरूरी नहीं है ना कि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हो कि वो जो रिन्यूएबल्स के कारण जो वेरिएशन आ रहा है उनको भी कैटर कर सके। तो हमको ऐसे प्लांट्स को भी रनिंग करना पड़ सकता है जो कि सिस्टम की सिक्योरिटी और उसकी जो रिलायबिलिटी उसके लिए जरूरी है, भले उनका उनका कॉस्ट ज़्यादा है। तो वैसे प्लांट्स को, और जो नेशनल ग्रिड के लिए सिक्योरिटी के और रिलायबिलिटी के लिए जरूरी भी है, इन केस ऑफ एज अ रिजर्व भी जो वर्क कर सकते हैं, तो उन यूनिट्स को अगर हम चलाते हैं तो उनको सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट यूनिट कमिटमेंट्स बोलते हैं। सेलर्स सेलर्स यहाँ पे सिंपल सा मतलब है जो भी जनरेटिंग स्टेशन है जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू। स्टेट नोडल एजेंसी,
मतलब क्या होता है कि क्रॉस बॉर्डर हमारा अगर जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड होता है, उसको सेटलमेंट के लिए जो एजेंसी वर्क करती है, वो होती है एसएनएस, सेटलमेंट नोडल एजेंसी। शेयर का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी पावर प्लांट अगर या फिर बनाया जाता है या फिर कोई भी इंस्टॉल किया जाता है, तो उसमें काफ़ी सारी कॉस्ट लगती है। तो उस कॉस्ट को फंड करते हैं बेनिफिशियरीज़। उस बेनिफिशियरीज़ में स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर दिया जाता है कि इस पावर प्लांट्स के आउटपुट से आपको कितना परसेंटेज आपको पावर मिलेगा। तो यहाँ पे वो शेयर का मतलब है कि कितना परसेंटेज आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मेगावाट। शेयरिंग रेगुलेशन, ऑब्वियसली ये जितना भी एग्रीमेंट होता है किसी रेगुलेशन के अंदर होता है, तो उसको शेयरिंग रेगुलेशन बोलते हैं। स्टेट लॉ डिस्पैच सेंटर, एसएलडीसी। यहाँ पे एसएलडीसी का सिंपल सा काम रहता है कि जितने भी उनकी कंज्यूमर्स रहते हैं, उनकी डिमांड को टाइम टू टाइम पे जो आरएलडीसी होते हैं उनको देना, और बाकी जो जनरेशन हो रहा है स्टेट लेवल पे उसको मैनेज करना और ट्रांसमिशन लाइन्स को मैनेज करना। जो स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज, मतलब जो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटीज स्टेट सेंट्रल लेवल पे करते हैं, वही काम स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज सेंट्रल स्टेट लेवल पे करते हैं। सिक्योरिटी कंस्टेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी सिस्टम अगर अपने जो पैरामीटर्स की लिमिट्स है उस पे ऑपरेट कर रहा है, तो उसको हम सिक्योरिटी कंस्टेंट बोल सकते हैं कि अब अगर इसमें और मार्जिन नहीं कि किसी भी ऑपरेटिंग पैरामीटर की वैल्यू को बढ़ाया जा सके, तो वो सिस्टम, मतलब उसमें सिस्टम कंस्टेंट आ जाएगा कि अब सिस्टम की कैपेबिलिटीज नहीं है और आगे वैल्यू बढ़ाने की। सिस्टम स्टेट, जैसे कि हमने बात किया था इलेक्ट्रिक सिस्टम की 3 स्टेट होती है, नॉर्मल, अलर्ट और इमरजेंसी। टैरिफ रेगुलेशंस का सिंपल सा मतलब है कि जो भी सीआरसी इशू करता है रेगुलेशन रिगार्डिंग दी टैरिफ्स। टेक्निकल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जैसे हमने बात किया था आरपीसी की, या थर्ड इंपॉर्टेंट कमेटी होती है टेक्निकल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी रीजनल लेवल पे टेक्निकल और कमर्शियल एस्पेक्ट के लिए। टर्शियरी रिजर्व, अगेन जो सेकेंडरी रिजर्व एक्ट होने के बाद भी अगर ग्रेड स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो फिर टर्शियरी जो भी क्वांटम हमारे पास अवेलेबल है वो एक्ट में आता है। टाई लाइन बायस कंट्रोल, टाई लाइन हमने जिस तरीके से बात किया था लोड ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे लास्ट वीडियो में, कि जो लोड ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हमको कंट्रोल करना होता है किसी भी टाई लाइन में, तो उस टाइम पे जो जेनेटिक स्टेशन है ये फोर्थ मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जेनेटिक स्टेशन का पावर वेरी करता है, जिससे कि जो टाई लाइन है उसमें वोल्टेज, जो मतलब जो पावर है हमारा वो बैलेंस हो सके अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो वोल्टेज कम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो वोल्टेज, सॉरी, मतलब जो पावर है वो बढ़ जाएगा। टाइम ब्लॉक यहाँ पे बात की जाती है 15 मिनट की। यहाँ पे 1 आवर्स को डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट्स में, मतलब 15 मिनट्स का एक टाइम ब्लॉक होता है। मतलब जब भी किसी जनरेटिंग स्टेशन को बोला जाता है कि आपको 100 मेगावाट जनरेट करना है, तो वो 100 मेगावाट इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, वो 100 मेगावाट होता है कि आपको थ्रू आउट द ब्लॉक 15 मिनट के टाइम में आपको एवरेज 100 मेगावाट आउटपुट देना है। तो हो सकता है कि किसी टाइम पे उसका 120 हो जाए, किसी टाइम पे उसका 80 हो जाए, किसी टाइम पे 90 हो जाए, बट जो एवरेज है वो 100 मेगावाट होना चाहिए। अगर 100 मेगावाट नहीं है, तो फिर उसके ऊपर डेविएशन चार्जेस लग सकते हैं, बट अगर 100 मेगावाट है तो उस पे कोई भी डेविएशन चार्जेस नहीं लगेंगे। हाँ, इसमें एक टॉलरेंस बैंड दिया जाता है ऑब्वियसली। टोटल ट्रांसफर कैपेबिलिटीज बेसिकली ये डिफाइन की जाती है ट्रांसमिशन सिस्टम लाइंस के लिए, कि उसमें टोटल कितना पावर हम फ्लो कर सकते हैं। टोटल पावर कैपेसिटी, इसमें एक्चुअली ये समेशन होता है हमारा, जितना भी मार्जिन होता है वो, या फिर जो डेडिकेटेड कमिटमेंट्स दिया गया है वो, प्लस जो अवेलेबल ट्रांसफर कैपेबिलिटीज होता है एटीसी उसका। ट्रांसमिशन प्लानिंग क्राइटेरिया, ट्रांसमिशन सिस्टम जब भी प्लान कर रहे हैं तो सीई ने टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड किए हैं, तो उसी को यहाँ पे ट्रांसमिशन प्लानिंग क्राइटेरिया बोला गया है। ट्रांसमिशन रिलायबिलिटी मार्जिन, बेसिकली वही किसी भी ट्रांसमिशन लाइंस में जो भी उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए मार्जिन छोड़ा जाता है, जिससे कि अगर सडनली उसमें शॉक अगर कुछ आता है पावर का, तो उसको एब्जॉर्ब किया जा सके इसके लिए। ट्रायल ऑपरेशन या ट्रायल रन, किसी भी पावर प्लांट्स को, स्पेशली हम बात करेंगे कोल प्लांट्स की, अगर उसका इरेक्शन और कमीशनिंग का कंप्लीट हो चुका है, अब वो रेडी है पावर सेल करने के लिए, तो उसके लिए उसको पहले ट्रायल करना पड़ता है कि हाँ, आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको आपको पहले 72 आवर्स चलाना पड़ेगा। अगर वो 72 आवर्स और कंटिन्यूस चला रहा है, उसमें कोई इश्यू नहीं होता है, तो फिर यह डिक्लेयर किया जाता है कि हाँ, अब यह स्टैंडर्ड स्टेशन पावर सेल करने के लिए रेडी है। अभी अपने बेनिफिशियरी को एज पर पीपीए परचेस एग्रीमेंट यह पावर दे सकता है, और कॉस्ट को, मतलब जो भी उसका बिजनेस है वो कर सकता है। यूजर्स, यहाँ पे यूजर्स का सिंपल सा मतलब है कोई भी ऐसा लाइसेंसी, या फिर जो जेनेटिक स्टेशन हो सकता है, या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम हो सकता है, या फिर कंज्यूमर हो सकता है, जिसका जो कनेक्शन है वो 33 केवी से ज्यादा या 33 केवी है। वोल्टेज स्टेबिलिटी यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम के टर्म्स में यूज की गई है कि ऐसा ट्रांसमिशन सिस्टम जिसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है, बट अगर वो अपने नोड्स जहाँ पे वोल्टेज, जो भी रेटेड वोल्टेज अगर मेंटेन करना है वो उतना रेटेड कर पा रहा है, तो उसको बोलेंगे कि यह ट्रांसमिशन सिस्टम काफी, इसकी वोल्टेज स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। ऐसा वार्म स्टार्ट का मतलब यह होता है कि जैसे कि हम जनरली कोल प्लांट की अगर हम बात करें, कि अगर कोई प्लांट बंद हुआ है, अगर पर उसको वापस से रीस्टार्ट करना है, अभी उसको बंद हुए 10 घंटे से 72 घंटे के बीच में अगर हम उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको वार्म स्टार्ट का नाम दिया जाएगा। या फिर इसमें सेकंड क्राइटेरिया हम देखेंगे
कि जो उसका टरबाइन का मेटल टेम्परेचर है, वो उसके मैक्सिमम वैल्यू जब वो रेटेड मैक्सिमम वैल्यू पे चल रहा है, उसका 40 से अगर 80% के बीच में है, तो उसको वार्म स्टार्ट का नाम दिया जाएगा। डब्ल्यूएसएलआर का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग होता है विंड और सोलर सेलर। तो ये था मेरा वीडियो पार्ट 3 ऑफ आईजीएस रेगुलेशन प्रिलिमिनरी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।